हो गया, देख लीजिए एक बार। नहीं अभी भी यही दिखा रहा है। कोई नहीं सर, मैं लैपटॉप पर। चलिए दिव्यांशी इंसिया जुवेरिया, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो हम लोग पिछले क्लास में आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल की दोनों टाइप्स हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डिविएशन सब पढ़ लिया था ना हम लोगों ने। यस सर। चलिए उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है। उससे पहले कि मैं टॉपिक पढ़ाऊं, एक ग्राफ लिखिएगा, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ जो मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं इन वेपर फेज, हम लोगों ने लिक्विड फेज वाला ग्राफ ड्रॉ किया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आपको मालूम है वेपर फेज में वाई इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स से बाई पी टोटल, वाई बी क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल। क्लियर है? यस सर। और 1 बाई पी टोटल इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट। पहले ये रिलेशन लिख लीजिए। अब वाई ए की वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। देखिए पी ए नॉट कैंसिल, यहाँ एक्स ए बाई पी टोटल आएगा, दूसरे वाले में एक्स बी बाई पी टोटल आएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बाई पी टोटल, ये 1 बाई पी टोटल। तो आप एल एच एस को आर एच एस के बराबर लिख सकते हैं। पहले बताइए, ये वाला इक्वेशन सब तो पढ़ चुके हैं, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। सर ये फर्स्ट स्लाइड है। जी जी। लिख लिया? यस सर। अब देखिए, ये है आपके पास पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन वेपर फेस कर ले रहे हैं। वाई ए 0, वाई ए 1, वाई ए 1 लेंगे तो बस वही बात, पी ए नॉट, वाई बी लेंगे यहाँ पर पी बी नॉट। तो ये और से सुनिए, आपको मैं मोल फ्रैक्शन आपको बता चुका हूँ, पीएस वर्सेस मोल फ्रैक्शन दोनों में फर्क समझिए। हम लोगों ने अब तक जो मोल फ्रैक्शन का ग्राफ पढ़ा था वो लिक्विड फेज, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, याद है ना सबको, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। अब यहाँ रिलेशन देखिए, यहाँ देखिए पी टोटल और वाई ए में इनवर्सली रिलेशन है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग, इनवर्सली है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। इसलिए ग्राफ कर्व लाइन होगा।
क्या होगा ग्राफ, जल्दी बताइए। कर्व curved लाइन। अब देखिए कर्व लाइन में भी दो बातें कि सर ऊपर से ग्राफ क्यों नहीं हुआ, कर्व लाइन तो ऐसे भी हो सकता था। सर कर्व लाइन तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं हुआ? तो आप फिजिक्स के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ लिया है कि कोई भी गैस या वेपर हाई प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। पढ़ा है ना हेनरीज लॉ में? Yes, sir. Yes, sir. तो वही है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जब तुम आप ऊपर से ले लोगे तो वेपर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वेपर फेज में नहीं रह पाएगा। दैट द रीजन ग्राफ नीचे से ड्रॉ किया गया। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सर आपने PB नॉट के साइड में PT क्या लिखा है? हाँ, पीटी पे टोटल है ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीएस Okay. लिखिए या पी टोटल लिखिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या पी टोटल। हाँ शिप्रा झा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, पिछला क्लास मिस हो गया था, बीच में चली गई थी, आपने उसको देखा? हाँ सर, देख लिया। ठीक, हम लोग टॉपिक ये लिखिए, अच्छे से जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिख लीजिए, आप दोबारा समझाते हैं, पहले जल्दी जल्दी लिखिए। सर स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। ठीक है, समझा। चलो। हाँ अब मैं समझा देता हूँ, सारे लोग सुने। हाँ, ये मैं ग्राफ बता रहा हूँ, दोबारा सुनिए। एक ग्राफ शिप्राजा हम लोग पढ़ चुके हैं, पीएस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, याद होगा आपको मोल फ्रैक्शन। लिक्विड XA जब लिखते हैं तो ये लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन होता है। ओके एवरी स्टूडेंट बताइए, पढ़ चुके हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, हम लोग आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, YA और YB। इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. शिप्रा झा समझ में आया? ये YA क्या है, मोल जी, फ्रैक्शन सर। इन वेपर फेज। तो सिमिलरली ग्राफ होगा, मैं इधर दोबारा समझाता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है, PS का मतलब P टोटल है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है। फर्क ये है कि हम यहाँ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ले रहे हैं, बात वही होगी। यहाँ आपके पास PA नॉट आएगा, यहाँ अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कोई भी पूछे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, always linear. This is true, this is correct only for mole fraction in liquid phase. वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कर्व भी हो सकता है अगर मोल फ्रैक्शन किसमें हो, जल्दी बताइए, अगर मोल फ्रैक्शन किसमें हो, वेपर फेज में हो। जब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा तो वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। सबको ये बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए। sir. हाँ सर। Yes, sir. क्यों नहीं आएगी, ग्राफ देख लीजिए, YA और P टोटल में रिलेशन देख लीजिए इनवर्सली। और इससे पहले जो हम लोग करते थे तो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA, यहाँ आपने डायरेक्टली लिखा था PB नॉट XB। यहाँ इनवर्सली है तो ग्राफ जो होगा वो नीचे से होगा, कर्व लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि सर कर्व लाइन आपने ऊपर से क्यों नहीं दिया? तो हेनरीज लॉ में मैं पढ़ाया था, कोई भी वेपर, कोई भी गैस हाई प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग। Yes, sir. दैट द रीजन ऊपर से ड्रॉ, क्योंकि ऊपर से ड्रॉ किया जाता तो ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ग्राफ आपको कहा गया कि आप कर्व लाइन तो होगा लेकिन नीचे से होगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसलिए ग्राफ नीचे से है। अब मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बोलिए, अगर हम ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का ग्राफ सबको समझ में आया, एवरी स्टूडेंट को आया कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ सर। हाँ, एक दफा रिवीजन, P टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। तो अगर मोल फ्रैक्शन XA या KIB है, लिक्विड फेज का है, तो ये ग्राफ लीनियर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड?
और ग्राफ इस तरह ड्रॉ किया गया। अगर यही पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है और ये वाई और वाई बी है, यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, तो ग्राफ जो होगा वो कर्व लाइन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया कंक्लूजन? Yes, sir. अच्छा, आप सुनिए, इसीलिए दैट द रीजन अगर हम ये कर दें तो ये वेपर फेज, ये लिक्विड फेज का हो गया, अगर ये कर दें तो ये होगा। इसीलिए देखिए, अगर हम यहाँ मोल फ्रैक्शन लिखें, अब दोनों को लिख लें, XA0 YA1 XB1 सॉरी हाँ XA1 और YA1। अब देखिए, ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला पूरा फेस किसमें होगा? लिक्विड में। नीचे वाला पार्ट किसमें होगा? वेपर में। अब बीच वाला पार्ट किसमें होगा? लिक्विड और वेपर दोनों में। समझ में आया ट्रिक्स? समझ में आया? दोनों का मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। ओके सर, समझ आ गया सर। सबको समझ में आया? एवरी स्टूडेंट, शिप्रा, आमना, दिव्यांशी, Yes, sir. सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए एक साथ। Yes, sir. हाँ, पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, ये वाला। Yes, sir. इससे क्या साबित हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ लीनियर भी आ सकता है, और कर्व लीनियर आएगा जब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा, और वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन होगा तो उसका ग्राफ कर्व आएगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने दोनों का एक साथ मिला के दिखा दिया। सर ये बोलेंगे ना सर, वेपर फेज के अंदर नीचे से कर्व्ड होगा और लिक्विड फेज में ऊपर से कर्व्ड होगा। नहीं, कर्व कहाँ है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व कहाँ है? ये ओके सर। कर्व, अजीब तुम आदमी हो यार। ये लाइन में और ये लाइन में ये कर्व थोड़ी ना, ये तो हाइट की वजह से आपको दिख रहा होगा। ये तो Okay, स्ट्रेट sir. लाइन है, लीनियर Yes, स्ट्रेट लाइन, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, लिख लिया, ये ग्राफ बना लिया सारे लोग? जी सर। सर एक मिनट। हाँ, बनाइए। अरे जुबेरिया, आपने लेक्चर देख लिया था? जुबेरिया नदीम, प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखा था आपने? साइंटिस्ट, मैंने रिकॉर्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Yes, चलिए, sir. लिख लिया? एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ना है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सारे लोग टॉपिक डालिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, आप सुनिए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अगर दो लिक्विड है ए और बी, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, और मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी मिक्स है, ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। हमें इस मिक्सचर से प्योर ए या प्योर बी सेपरेट करना हो तो क्या करेंगे? तो आप हीट कर दीजिए, हीट कर दीजिए। तो जब हीट कीजिएगा तो जो मोर वोलेटाइल होगा वो वेपर फेज में जाएगा कि नहीं आसानी से? जल्दी बताइए। Yes, sir. मान Yes, लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बी से, जो मोर वोलेटाइल होगा वो वेपर फेज में जाएगा। फिर आप इसको क्या कीजिए? कंडेंस करके प्योर लिक्विड में कन्वर्ट कर लीजिए। वेपर को आप कंडेंस करके किस में कन्वर्ट कर लीजिए? लिक्विड। तो बताइए, इस लिक्विड में भी उसी का अमाउंट ज्यादा होगा जो मोर वोलेटाइल है, हाँ या ना? जल्दी Yes, बताइए। Yes, sir. यस सर। तो इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। मेरी बात गौर से सुनिए। अगर दो लिक्विड, कोई एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, बाइनरी मिक्सचर है। हमें प्योर, जैसे आप ऐसे डेली लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, आप नमक वाटर है आपके पास, आप चाहते हैं इसको हम सेपरेट करें, तो आप हीट दे दीजिए, वाटर उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? सेपरेशन हो गया कि नहीं?
तो सिंपल, ये सिंपल मेथड है, इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो तो उस मिक्सचर्स को प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करने का तरीका है सिंपल डिस्टिलेशन। अब आइए दूसरा कंसेप्ट, ये मिक्सचर है, प्लीज सुनिएगा, ए और बी का, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कम का, मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, एक का 63 है, बहुत कम का डिफरेंस है कि नहीं, जल्दी बताइए, 3 ही पॉइंट का डिफरेंस है। यस सर, Yes, sir. अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए। आपने हीट किया तो बताइए वेपर फेज में कौन जाएगा, 60 डिग्री वाला ज्यादा जाएगा कि 63 वाला? 60 सारे डिग्री लोग सर। So 60 degree. 60 वेरी वाला गुड, वेरी गुड। 60 को ए मान लीजिए, 63 को बी मान लीजिए। बी भी जाएगा लेकिन वो फिर वापस आ जाएगा, कंडेंस होके फिर लिक्विड हो जाएगा। ए जाएगा, हो सकता है बी भी जाए, थोड़ा बहुत जाए, फिर आप क्या कीजिए, इसको कंडेंस कीजिए, कंडेंस करके फिर ए लिक्विड में आए, हो सकता है बी भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन ए भी ज्यादा होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। हाँ यस या सर, ना? ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आप हीट कीजिए, फिर वेपर में बनाइए, फिर आप कंडेंस कीजिए, इस तरह। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, the separation of pure component from the binary mixture having a small difference। उसको जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, एक दफा हीट कूल करके कंडेंस कर लीजिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, वो दो तीन दफा करना पड़ेगा आपको। हीट कीजिए, वेपर बना, फिर कंडेंस कीजिए, हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ हो, फिर हीट कीजिए, फिर कूल करते करते आप सेपरेट कर सकते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए आप। Fractional distillation से सर, लेकिन आपने बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, तो वो बी भी तो जाएगा फिर। हाँ तो बी जाएगा ना, तो करते करते तो फिर हो जाएगा ना, जैसे आपने किया, हो सकता है बी भी जाएगा, बहुत कम जाएगा सर B क्यों, बहुत लेकिन कम जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट सेम नहीं होना चाहिए? कम है, नहीं नहीं, नो, क्यों, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना भाई। अब बताइए, जब आप हीट कीजिएगा तो 60 डिग्री तक पूरा ए चला जाएगा क्या? आप ए 60 डिग्री तक ए जा रहा है, बी जा रहा है क्या 60 डिग्री तक? बताइए हाँ या ना। नो सर। तो फिर अब बी को Okay, sir. जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई, तो हम कह रहे हैं कि इसको हो सकता है बी भी थोड़ा बहुत चला जाए, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, लिक्विड वेपराइजेशन, फिर लिक्विड, फिर वेपराइजेशन, 2-3 दफा करके प्योर कंपोनेंट आएगा। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या, सिंपल आप में कर दीजिए, एक दफा कर दीजिए, हो जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर कंपोनेंट तभी सेपरेट होगा जब वो स्मॉल डिफरेंस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन में क्या, जो आप घर पे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बाजाब्ता बनाया गया है। अब मैंने कह भी तो दिया, चलिए हम एक ही स्टेप में सेपरेट इसको भी कर सकते हैं। हो सकता है वो गया हो बी, लेकिन बी दोबारा आ जाएगा नीचे, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ए ही बचेगा। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना रहता है कि बी गया, फिर वो नीचे बैक हो गया, सिर्फ ए ही जाएगा वेपर में। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब हुआ जो हम घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल आप बावर्ची खाने में, किचन में सिंपल हीट कीजिए, बर्तन में हीट कर लीजिए। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आपको इस तरह का इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा, तभी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो सिपरा झा को समझ में आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सबको समझ में आया? हाँ सर। तो लिखिए, द सेपरेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट from the liquid mixture by the method of नहीं सॉरी, हाँ ये तो मैं हाँ, having a small difference। इसको आप सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब ये हुआ कि घर में नहीं कर सकते आप। स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट,
इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। स्मॉल डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में सर आया? यही वाला प्रोसेस हमें आई थिंक 7th या 8th में सिखाया था, यही वाला फ्रैक्शनल यही जो वो मैं कह रहा हूँ, आप वो देख लीजिए ना। क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल निकालते हो, डीजल निकालते हो, केरोसिन ऑयल निकालते हो, सब इसी से होता है। क्योंकि वहां ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, सब में एक ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके किसी बॉइलिंग पॉइंट पर पेट्रोल मिलता है, किसी बॉइलिंग पॉइंट पर आपको डीजल मिलता है, किसी पर केरोसिन ऑयल मिलता है, किसी पर मोबिल मिलता है। यही क्रूड ऑयल से यही सारी चीजें मिलती हैं। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो 8th में भी 7 8th में पढ़ा होगा आपने। यस सर। इसके लिए जरूरी ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? हैविंग स्मॉल डिफरेंस। अच्छा, ज्यादा का डिफरेंस होगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सारे लोग मिलकर बोलिए। सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन जो घर पे आप करते हैं, हीट कीजिए, अपने आप चला जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा वेपर में। आपको वहां इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं करना है। यहाँ बाज़ाब्ते इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, तब होता है, जो कि क्रूड ऑयल से जिस तरह हम लोग करते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर, डन। यस सर। अब आगे का लाइन मेरे साथ लिखिए, क्योंकि वो समझना आसान है। लिखिए द मिक्सचर, अब लिखिए सारे लोग, द मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड आउट इनटू प्योर कंपोनेंट बाय द मेथड, पहले यहां तक लिखिए, बाय द मेथड ऑफ, यहां तक लिखिए सारे लोग। यस सर, डन। सब लोग लिख लीजिए, सब लोग की तरफ से आइए। जी सर, लिखिए। रिस्पांस दीजिए सर। यस सर। बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए किसी मिक्सचर को प्योर कंपोनेंट में कंपोनेंट करना इज कॉल्ड, इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, जल्दी बताइए। जियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ, अच्छा, हमें पढ़ना कौन सा टॉपिक है बताइए आप। सर एजियोट्रॉपिक। हाँ, मैं ये क्यों पढ़ा दिया, अगर हम एजियो की डिफिनेशन लिखते भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता, तो इसका मतलब क्या हुआ, जियो को सेपरेट कर सकते हैं, ऑल ए लगा दिया, तो एजियोट्रॉपिक को प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आया उल्टी डिफिनेशन? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. जिसको Yes, sir. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ, तो इसलिए मैंने आपको जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोर्ड लेवल में नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ बातें एक आध लाइन, क्योंकि हम एजियो की भी डिफिनेशन लिखवाते कि विच कांट बी सेपरेटेड आउट, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता है, सर जिसको सेपरेट करते तो उसको क्या कहते। इसलिए मैंने जानबूझ के पढ़ा दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना फ्रॉम द बाइनरी मिक्सचर, इसको जियोट्रॉपिक कहते हैं, और जिसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे उसको एजियो। क्यों नहीं कर पाएंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, उसको एजियो के, इसलिए मैंने एजियोट्रॉपिक टॉपिक डाला, उसमें छोटे छोटे टॉपिक सब पढ़ना है। तो दो चीज हम लोग ने पढ़ लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके जरिए प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। यस सर, डन। हाँ सर। यस सर। अब सुनिए आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक आइडियल नॉन आइडियल से ही। अब आपको रॉल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियो, ये एक पार्ट बना के घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, समझा? सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आइडियल सॉल्यूशन को सेपरेट किया जा सकता है। अब कैसे, मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाऊंगा। आइडियल जियो बनाता है, नॉन आइडियल एजियो बनाता है। क्यों आइडियल जियो बनाता है? तो इसलिए मैंने ग्राफ क्यों बता दिया, आपको नॉलेज दिया। देखिए ये लिक्विड में था, ये वेपर में था, याद है? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यहां मान लीजिए PA0 है, यहां मान लीजिए PB0 है। देखिए लिक्विड का एक ड्रॉप आपने लिया, और से सुनिए अच्छे से, तो यहां पर कुछ ना कुछ इसका कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है। बोलिए सारे लोग मिलके बोलिए। यस सर। ठीक, आपने हीट देकर वेपराइज किया, तो जैसे लिक्विड से वेपराइज हुआ, तो देखिए मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना।
यस सर। एक ही आदमी यस सर बोल रहे हैं, आप लोग चुप हाँ हैं। सर। हाँ बोलिए ना। Yes, sir. ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन x से xb, वेपराइज हुआ तो इसका मोल फ्रैक्शन ya और yb। और मैंने आपको कहा था xa नॉट इज इक्वल टू ya, दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होगा। बोलिए गवाही दीजिए, पढ़ाया था कि नहीं भाई भी? यस सर। Yes, sir. वही चीज यहाँ पर है। देखिए ग्राफ में भी देखिए मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, ग्राफ से भी देखिए, कंसेप्ट से भी और ग्राफ से भी। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ यहाँ तक बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. आपने इस वेपर को जमा किया, फिर कंडेंस किया, आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो गौर से सुनिए, जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मोल फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। ड्यूरिंग कंडेंसेशन, देखिए ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. फिर आपने वेपराइज किया, करते रहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको कहते हैं। फिर आपने कंडेंस किया, फिर आपने वेपराइज किया, करते करते देखिए प्योर बी निकल रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। प्योर बी मान Yes, ऑब्टेन sir. हो यस गया सर। कि नहीं? यस सर। हाँ तो सर। ये ग्राफ किसका है? आइडियल का है ना ग्राफ? अरे बोलिए ना, आइडियल का। यस सर। यस। हाँ। और अब आइए, ये ग्राफ तो छोड़ दीजिए आप, अब मैं आपको बताता हूं। आइडियल का ग्राफ का एग्जांपल नहीं है दिया था, मेथेनॉल एथेनॉल, याद आइए? बोलिए यस ना। सर। Yes. Yes, sir. इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों में स्मॉल डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का, एक कार्बन ज्यादा है बस। बोलिए, गवाही दीजिए Yes, sir. ना। Yes, स्मॉल sir. डिफरेंस Yes, होगा कि sir. नहीं? इसीलिए इसको सेपरेट कर लेंगे। नॉन आइडियल में नेचर अलग अलग है, नेचर इंटायरली डिफरेंट है, इसको सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुश्किल होगा। इसलिए ग्राफ से भी चलिए और कंसेप्ट से भी चलिए। हेप्टेन ऑक्टेन, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट अलग है। एन ऑक्टेन, ये क्या आइडियल है कि नहीं? जल्दी सारे लोग मिलके बताइए, Yes, sir. आइडियल है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको सेपरेट कर लेंगे। आइडियल है। ग्राफ भी अगर आपको नहीं आता भूल जाइए आप आइए एग्जाम्पल पर। स्मॉल डिफरेंस। नॉन आइडियल में सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर इंटायरली डिफरेंट होता है, उसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो इसीलिए कहा गया आइडियल एजियोट्रॉपिक नहीं बनाएगा। मैं आई कैन रिपीट, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक नहीं बनाएगा। एजियोट्रॉपिक नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा आप बताइए? So non-ideal. नॉन आइडियल। कुछ तो बोलिए, सारे लोग गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन। Non-ideal, sir. तो कोई पूछे आइडियल को क्यों सेपरेट कर पाएंगे, तो कहिए आइडियल में सॉल्यूट सॉल्वेंट का केमिकल नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक कार्बन का डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग तो है लेकिन डिफरेंस कम है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। तो ये जियो बनाएगा, एजियो नहीं बनाएगा। क्या मेरी बात सबके कानों तक, दिमागों तक अच्छे से Yes, समझ sir. में आए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिपराज Yes, जो sir. हाँ सबको आ गया, वेरी गुड। तो अब मैं देखिए, ये ग्राफ बना लीजिए, इस तरह बनाना है। लेकिन जो मैंने हाँ एक मिनट, जो मैंने एग्जाम्पल से आंसर दिया वो सबको समझ में आया कि नहीं? ग्राफ भूल जाइए। मेथेनॉल एथेनॉल, कोई कहेगा आइडियल को क्यों सेपरेट कर पाते हैं? कोई आदमी बोलिए तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट कीजिए, आइडियल को प्योर कंपोनेंट में सेपरेट क्यों कर पाएंगे फ्रैक्शनल? सर क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और कार्बन का सिर्फ एक डिफरेंस होता केमिकल है, तो प्रॉपर्टीज, डिफरेंस हाँ वेरी, यस हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया? आवाज सुनाई दी इंसिया की सबको? Yes, sir. बोलिए हाँ सर। Yes, sir. हाँ। क्लास में रिपीट करने से याद होता है, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट कीजिएगा, क्लास के अंदर याद होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिखिए, आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड आउट easily into pure component by the method of fractional distillation। रीजन आपको दिमाग में बता दिया है।
Therefore, ideal solution forms जियोट्रॉपिक। भले जियोट्रॉपिक नहीं आएगा, लेकिन देखिए एक चीज एक्स्ट्रा जानने से आपको दिलो दिमाग में अच्छे से समझ में आएगा ये कंसेप्ट जियोट्रॉपिक। डन सर। ठीक, आप सुनिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं एजियो को छोटे मिसाल से समझाऊंगा, अब फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अब तैयार रहिए। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। हाँ सर। गुड। तो आप अच्छे से समझा पाएंगे ना, आइडियल को क्यों सेपरेट कर पाएंगे? दिमाग में सेट हो गया अच्छे से सबको? हेलो एवरीवन, आइडियल को सेपरेट क्यों? हाँ Yes, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनिए अच्छे से, ध्यान दीजिए। ये लिक्विड है, गौर से सुनिए। इसका मोल फ्रैक्शन XA है और XB है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सारे लोग मिलके बोलिए, क्या हो जाएगा? YA और YB। YB। अच्छा, आप जानते हैं XA नॉट इज इक्वल टू YA होता है और XB नॉट इज इक्वल टू YB होता है। पढ़ा है ना आपने? हाँ या ना? अभी पढ़ा है ना, जब वेपराइज होता है। ठीक है, अब सुनिए, इस वेपर को हमने कंडेंस किया तो ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए। तो लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन आया उसको हमने XA डैश और XB डैश, तो अभी आपने पढ़ा ना XA डैश इज इक्वल टू Y हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ा ना ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, XB YB के बराबर। अच्छा, क्लियर है? अच्छा बताइए, जब XA YA के बराबर है और YA XA के बराबर नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं ना XA नॉट इज इक्वल टू XA डैश। ये लिक्विड फेज और ये लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ये भी अलग अलग होगा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। हाँ, एजियो को अगर समझना है तो मैं 4 पॉइंट छोटा छोटा लिखवाऊंगा, फिर बड़े अंदाज से समझाऊंगा। पहले शॉर्ट फॉर्म में समझे। एजियोट्रॉपिक उसको कहते हैं, याद रखिए, अब ये सब हटा रहा हूं मैं, याद रखिए, एजियोट्रॉपिक उसको कहते हैं जिसमें ये देखिए, ये XA था, ये YA था, ये YA था, ये YB था। तो याद रखिए XA इज इक्वल टू YA, XB इज इक्वल टू। जनरली ऐसा नहीं होता, एजियो में हो जाता। तो खुद सोचिए, जब YA XA डैश के बराबर है तो बताइए अब XA भी XA डैश के बराबर हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अरे बोलिए ना, पहले कैसे हुआ वो बाद में बताएंगे, पहले समझिए, मैथ से समझिए, होगा कि नहीं? तो मैं वही कह रहा हूं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जो लिक्विड फेज का यहां पर कंपोजिशन है, कंडेंस होने के बाद भी कंपोजिशन वही है। डिफरेंट देखिए, सेपरेट किसको कह पाएंगे? जब कंपोजिशन में डिफरेंस हो। यहां जो वेपर फेज का कंपोजिशन है, जो वेपर फेज का कंपोजिशन है, वही लिक्विड फेज का भी कंपोजिशन है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। जो वेपर फेज का कंपोजिशन है वही लिक्विड फेज का भी कंपोजिशन है कि नहीं? तो एजियोट्रॉपिक की पहली पहचान होती है कि लिक्विड फेज वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाता है, जबकि जनरली लिक्विड मिक्सचर का XA YA के बराबर नहीं होता। एजियो में लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन YA के बराबर, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो पहली चीज सबको समझ में आई, पहले डिफरेंस एजियो में और दूसरे मिक्सचर में, बताइए हाँ या ना? दोबारा बता दीजिए। कोई भी पूछे? हाँ, दोबारा बता देते हैं। जैसे ही लिक्विड से वेपराइज होता है तो हम कहते हैं ना XA नॉट इज इक्वल टू YA, कहते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस। लेकिन एजियोट्रॉपिक में अब क्यों होता है वो बात बताएंगे अभी, कि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन YA के बराबर, XB इज इक्वल टू YB, मतलब कंपोजिशन फिक्स्ड।
और जब कंपोजिशन फिक्स्ड हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. चलिए अब हम ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया। अब देखिए पहले इज, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो एजियोट्रॉपिक में तो लेकिन आप बोल रहे थे सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाता है सेपरेट। नहीं नहीं, हमने किसने कहा सिंपल डिस्टिलेशन होता है? हमने कहा एजियोट्रॉपिक सिंपल का फ्रैक्शनल से नहीं होता, सिंपल तो दूर की बात है भाई। यहाँ देखिए मैंने कहा और से सुनिए, एजियोट्रॉपिक का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हमने तो नहीं कहा कि सिंपल को, हमने कहा जब बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। ओके सर, तो मुझे लगा आप उसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, दूसरा नाम लिख लीजिए। ओके सर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। पहले मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा। देखिए द बाइनरी मिक्सचर, अब फिर अच्छे से समझाएंगे। द बाइनरी मिक्सचर, घबराइएगा नहीं, अभी बहुत तरीके से समझाएंगे। द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, बताइए क्या लिखा, सारे लोग मिलके बोलिए। having the same composition in liquid phase and vapor phase. Which boils at constant temperature is called, पहले लिख लीजिए थ्योरी फिर सबको समझाएंगे, is called एजियोट्रॉपिक। जब किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ जाए तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बताइए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बताइए कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो जाता है, बताइए सारे लोग। सर सेम हो जाता है। सेम। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब यही को मैं मैं पहले थ्योरी लिखवा देता हूं कि मुझे समझाने में आसानी हो, फिर बाद में नोट्स लिखाने में लेट हो जाता है तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप लिख लीजिए और फिर एक एक चीज को, एक एक टर्म्स को मैं समझा देता हूं आपको। ये है आपको लिखना है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। एजियोट्रॉपिक के पूरी डिफिनेशन को मैं छोटे छोटे फॉर्म में लिखा कर एक एक करके मैं कंटेनर का डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। डन सर। डन सर। हाँ, अब लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। अब देखिए छोटी छोटी बातें। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर्स के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए जल्दी बताइए। बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी का मतलब कितने कंपोनेंट? 2। दूसरी बात फिक्स्ड कंपोजिशन। कौन सा कंपोजिशन होगा एजियोट्रॉपिक में, जल्दी बताइए। फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक। तीसरी बात है कांट सेपरेटेड आउट बाय, जल्दी बताओ, कांट सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा छोटी छोटी बातें, हो सकता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा XA इज इक्वल टू YA और XB इज इक्वल टू बताइए YB। ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जल्दी बताइए। सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ, ये तो बुकिश वर्ड सब याद कर लेता है। अब इसको मैं छोटे फॉर्म में लिखवा दिया। बताइए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसके लिए वैलिड है, सारे लोग रिपीट कीजिए। बाइनरी बाइनरी मिक्सचर्स। कंपोजिशंस क्या होगा? फिक्स्ड। सेम रहेगा। सेम रहेगा। किसमें किसमें? लिक्विड फेज में भी एज वेल एज वेपर फेज। वेपर फेज। वो डिफरेंट, हाँ वो तो मैं लिखने में। और दूसरी बात क्या लिखना है? कांट सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या लिखा? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। X is equal to YA और XB is equal to YB, ये लिख लीजिए। ये छोटे फॉर्म में हुआ। तो देखिए जिसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। डन सर। ठीक, अब सुनिए, सारे लोग गवाही दीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। आप लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब देखिए जिस तरह प्योर
वाटर है आपके पास, चाहे वाटर 1000 ml लें, चाहे वाटर 500 ml लें, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं, कांस्टेंट रहता है कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे। यस सर। ये सब लोग जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट, Yes, sir. प्योर लिक्विड का, ठीक है। लेकिन किसी मिक्सचर्स में अगर कोई मिक्सचर ए और बी है, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि जैसे आपको मैं मिसाल दूं, मान लीजिए इसमें आप 1000 ml वाटर है मान लीजिए, और आपने इसमें 10 ग्राम NaCl डाल दिया। फिर देखिए 800 ml वाटर है और इसमें 10 ग्राम NaCl डाल दिया। फिर आपके पास 500 ml है। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट तीनों का सेम होगा, नहीं ना होगा? बोलिए हाँ या ना। सर क्योंकि सेम आप होगा। नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब अच्छा यहाँ पर ओके 100 सर, डिग्री सॉरी। नहीं, हाँ अब हाँ सॉल्यूट डाला। अब यहाँ 1000 के रेस्पेक्ट में 10 ग्राम है, यहाँ 500 के रेस्पेक्ट में 10 ग्राम है, तो बताओ इस वाटर को ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सिपराज हाँ, सब लोग बोलिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर y है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा z है, इसका y है, इसका x है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट z, फिर y, फिर x। सब समझ में आया कि नहीं Yes, सबको? हाँ या yes, ना? sir. Yes, हाँ sir. सर। यस सर। इससे क्या साबित हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है, जिस तरह प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट जो कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली, और से सुनिए, उसका एग्जांपल देंगे। सिमिलरली कुछ सॉल्यूशन, जनरली कुछ सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है, उसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं, उसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं। आप देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको लिया वाटर प्लस HNO3 का मिक्सचर। आपको मालूम है ये नॉन आइडियल है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखते Yes. रहिएगा। Yes, sir. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन होता है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। आपने हीट कूल किया, वेपराइज किया, फिर कंडेंस किया। देखते देखते कुछ टाइम के बाद, सुनते रहिएगा अच्छे से, जब सॉल्यूशन में 68% HNO3 रहा, तो अब बताइए 32% वाटर। तो गौर से सुनिए, इस पॉइंट पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। अब लाख हीट कूल कीजिए, अब कंपोज, जबकि दोनों का अलग अलग दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद अब पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो गया तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर तभी सकते। हाँ सेपरेट तभी कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जब बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस हो। यहाँ डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो उस इस जब ये कंपोजिशन, हाँ इससे 68 करके हम 60 लिख देंगे तो फिर नहीं, फिर चेंज होता रहेगा। इस कंपोजिशन पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। लाख की, जिस तरह वाटर को आप 10 लीटर वाटर को हीट कर रहे हैं, 2000 लीटर वाटर को हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसी तरह कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट, जबकि दोनों कंपोनेंट की अलग अलग है, लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पर ये कांस्टेंट की तरह। क्या कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से हीट कूल करते रहिए, देखिए कि अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट तो अब चेंज ही नहीं हो रहा है। अब तो से वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता देगा आपको। करते रहिए, देखते देखते चेंज होगा कि भाई अब तो चेंज कंपोनेंट में सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. आगे सर। हाँ, अब ग्राफ से तो और आसानी से समझ सकते हैं। आपको कल मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल, याद है? ये आइडियल का पॉजिटिव में याद है कि ये एक मैक्सिमा हुआ था, याद है? अरे बोलिए, ये मैक्सिमा पॉइंट Yes, है कि sir. नहीं, जल्दी बोलिए।
बोलिए बोलिए सारे लोग, ये ग्राफ Yes, जिन्होंने sir. नहीं पढ़ा है, यस सर। शिप्रा झा ने रिकॉर्डेड लेक्चर में देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, बताइए हाँ या ना। हाँ सर। तो बताइए आप इंग्लिश की मीनिंग बताइए, मैक्सिमम का क्या मतलब होता है। कोई चीज लाख, अब मैक्सिमम जैसे अब 100 में 100 मार्क्स है, लाख मेहनत कीजिएगा 100 से आगे थोड़ी ना बढ़ेगा। तो यही जो पॉइंट है ना, यही है जियोट्रॉपिक। चूंकि नॉन आइडियल में चूंकि मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है, पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ग्राफ हर पॉइंट ज्यादा है आइडियल से, लेकिन एक खास पॉइंट ऐसा है जहां ज्यादा है, यही इस पॉइंट पर जो कंपोजिशन आया उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब इस कंपोजिशन को लाख हीट और कूल कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मैथ कहता है जब कोई चीज मैक्सिमम को पहुंच जाए या मिनिमम को पहुंच जाए, उससे ना ज्यादा हो सकता ना कम, मेंटेन कांस्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes, एवरीवन। sir. ग्राफ Yes, से भी sir. समझिए, दोबारा ग्राफ, ये आइडियल का था और निगेटिव डिविएशन नीचे से था। क्यों हमने इस तरह बनाया था? एक मिनिमम, देखिए मेरे ग्राफ में एक मिनिमा है, जबकि सारा पॉइंट मिनिमम है, ये भी पॉइंट मिनिमम है, ये भी सब मिनिमम है, सब मिनिमम है, सब मिनिमम है, होते 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 एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पर फंस गया मामला, यहीं पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, हेलो Yes, sir. एवरीवन। तो इस मान लो अगर ये HNO3 और वाटर का मिक्सचर है, तो यहीं पर देखा गया कि 60% HNO3 और 32% वाटर था। तो इस पर बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट 393 था। तो इसी पॉइंट पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। तो नॉन आइडियल में इसलिए जियोट्रॉपिक है कि इसको उसके ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमम है, और जब कोई चीज मैक्सिमा मिनिमम को पहुंच जाए तो फिर उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, तो लॉजिक से सबको समझ में आया फिर से एक दफा कि देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होता है। सेपरेशन के लिए जरूरी है कि लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होना चाहिए, तभी आप सेपरेट कर पाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, कम का डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल, ज्यादा का है तो सिंपल होगा, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन एजियोट्रॉपिक में क्या है कि कंपोजिशन फिक्स्ड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, भले दो कंपोनेंट का पहले दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, जैसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाला, उसको सेपरेट करने की कोशिश की, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, फर्दर उसको लाख 8 कूल किया गया, उसका कंपोजिशन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, वहां पर सेपरेट करना मुश्किल हो गया। सर ये कैसे पता चलेगा? इट इज एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पता चलेगा। हम यहाँ थ्योरी को सिर्फ समझा सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. सबको अच्छे से आया कि Yes, नहीं? जल्दी sir. बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो इसलिए याद रखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताइए क्या बनाएगा, जियो की एजियो? AZO. हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियो, चूंकि इसके ग्राफ में क्या क्या आता है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। Maximum. यस, ग्राफ कर्व लाइन रहता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले लिख लीजिए। कोई पूछे एजियोट्रॉपिक को प्योर कंपोनेंट में सेपरेट क्यों नहीं कर पाएंगे, तो क्या रीजन दीजिएगा? बिकॉज इट मेंटेन, बोल ही नहीं रहे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर can't be separated out into pure component। अरे बोलिए ना, क्यों नहीं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज The boiling point becomes zero. Constant boiling point. वेरी गुड। दिस मिक्सचर मेंटेन कांस्टेंट, ये मैं लिख दिया कि बोर्ड लेवल पर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं दिस मिक्सचर मेंटेन। तो बताइए, शिप्रा झा, जुवेरिया नदीम, दोनों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, तो उसका लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता।
कोई भी कहेगा आज पहले लिख लिया सारे लोग? लिख यस लिया सर। तो बताइए। हाँ लिख लिया। चलिए अब तक जो पढ़ा उसको 2 लाइन में रिपीट करते हैं एक दफा और। फिर से बताइए, जब लिक्विड से वेपराइजेशन होता है तो बताइए जनरली मोल फ्रैक्शन चेंज होता है या नहीं होता? जल्दी बताइए। लिक्विड से वेपराइजेशन में मोल फ्रैक्शन जनरली चेंज होता है या नहीं होता? यस सर होता है। सर होता वेरी है। गुड। यस सर होता है। हाँ वेरी गुड, चेंज हो जाता है। लेकिन कोई कहेगा कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहां मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम हो, तो क्या बोलिएगा? हाँ है। Azeotropic mixture। हाँ नॉन उसी को, हाँ उसको आइडियल। क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक एजियोट्रॉपिक। मिक्सचर। हाँ अब भाई नॉन आइडियल हुआ लेकिन बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। क्या इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे? नहीं। नो सर। नो सर। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे? नो हाँ। सर। समझ बात आ रही कि नहीं? सब लोग रिपीट कीजिए अच्छे से। एनी sir. प्रॉब्लम? हाँ या ना? नो No, सर sir. क्लियर है। ठीक है। अब बताइए जब नॉन आइडियल एजियो बनाता है तो नॉन आइडियल 2 तरह का है, तो एजियोट्रॉपिक भी 2 तरह का होगा। बोलिए हाँ या ना? हेलो यस एवरीवन। सर। यस, बहुत आसान टॉपिक है टाइप्स। अब देखिए यस सर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर क्या, अभी टाइम मिलेगा तो मैं शुरू कर दूंगा कॉलिगेटिव। एकदम क्लास मिस नहीं कीजिए, इंटायरली डिफरेंट है। ना हेनरीज लॉ आएगा, ना उसमें रॉल्स लॉ आएगा, कुछ नहीं आएगा। सब लोग रिपीट करें। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है सॉल्यूशन का। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसलिए मैं पहले बोल दिया हूं कि किसी की क्लास मिस भी हो गई हो तो हिम्मत नहीं हारिए, क्लास लगातार कीजिए। नंबर 1, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी क्या पहचान है? पहला पॉइंट, इट इज शोन बाय नेगेटिव डिविएट। कोई कहेगा सर आपको कैसे मालूम नेगेटिव का बॉइलिंग पॉइंट हाई था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया था तो इट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर। याद आया? तो बताइए नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो लोग पढ़े हैं देख लीजिए, तो याद रखिए। बताइए तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल कौन होंगे? जो नेगेटिव डिविएशन है। कोई कहेगा क्या मतलब हुआ? दिस सॉल्यूशन, दिस मिक्सचर हैज higher boiling point than, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, than either pure component। तो बताइए सारे लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक कौन शो करेगा? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डिविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर कम होगा। सच बताइए, ये वाला सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ अब देखिए, लिख लिया? अब एग्जाम्पल देता हूं मैं, लिख लिया एक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे जितने भी नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल हैं वो सब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, HNO3 प्लस वाटर, जो मैंने बताया। और कल मैंने ट्रिक्स दिया था ना सर एक मिनट पीछे वाली दिखा दीजिए। ओके। यस सर डन। अच्छा, मैंने आपको नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का शॉर्ट ट्रिक्स दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर नेगेटिव डिविएशन होता है कि नहीं? याद आया सबको? यस सर। Yes sir. हाँ देखिए, प्लीज सेल्फ स्टडी करते रहिए पर डे के लिहाज से, तब मजा आएगा आपको। और अब देखिए HNO3 वाटर होता है, तो मैंने अभी कहा इसकी बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन है मान लीजिए, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। ठीक है भाई, आपने सॉल्यूशन बनाया और आपने सोचा इसको हम सेपरेट करें, जबकि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। हम ये पूछ रहे हैं मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखा ये गया कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर 68% HNO3 था और 32% वाटर था। तो बताइए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? जल्दी बोलिए। कांस्टेंट Same बॉइलिंग हो जाएगा, पॉइंट। constant boiling point जाएगा। और वो मैंने लिखा, देखिए 393 केल्विन। तो बताइए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों से ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है ना? बोलो ना Yes सारे sir. लोग। Yes sir. हाँ यस सर। सर।
ये मीनिंग ये मीनिंग का देखो मीनिंग, दिस मिक्सचर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर प्योर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा, यहीं पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है। अच्छा, अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा, देखो निगेटिव डिविएशन के जितने एग्जांपल हैं सब एजियोट्रॉपिक हैं, लेकिन HNO3 वाटर का मैं 12 स्टूडेंट पर इस बार खास देता हूँ, ये डाटा याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने डाटा लिखा तो याद रखिए, बाकी का डाटा आपको पढ़ना नहीं है, आपको एमएससी या बीएससी की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। दोबारा सुनिए, एजियो नेगेटिव डेविएशन के तमाम एग्जांपल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं, लेकिन कब ये होगा वो डाटा सिर्फ एक का याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन बोर्ड लेवल पर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोई कहेगा सर अगर 60% HNO3 होता तो फिर वहां पर एजियोट्रॉपिक, वहां पर वो लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन चेंज होता रहेगा। जब 68% ये रहेगा, 32% H2O रहेगा, तभी जाकर देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इसका, देखिए ये वेपर फेज में ज्यादा जा रहा है कि नहीं, इसलिए इसका मिक्सचर ज्यादा है। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। हाँ सर। यस सर। इसीलिए इस पॉइंट पर तो सर हम सबका याद करेंगे नहीं, HNO3 वाटर का ही सिर्फ डाटा याद रखना है। दिस इज मिसलेनियस पॉइंट, दिस इज डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट। हम सिर्फ रट के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ याद नहीं, ये मिसलेनियस है, जिसको एनसीईआरटी लिख दे उसको एकदम दुआ की तरह याद रखिए। चलिए खैर लिख लीजिए सारे लोग। डन सर। अब आइए ग्राफ से समझिए। Everyone completed? Everyone completed? यस सर। यस सर। अब देखिए कि ग्राफ ये है, एकदम लिखिएगा, अभी रुक जाइएगा। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये आपके पास फिर वही बात, x से 0 है, x से 1 है, तो यहाँ पर आपके पास PA0 है, यहाँ PB0 है, तो निगेटिव डिविएशन है, तो ग्राफ नीचे से ड्रॉ होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो यही जो मिनिमम वाला पॉइंट है, यही क्या क्या बनाएगा, जल्दी बताइए। ये कौन सा मिक्सचर बनाएगा, जल्दी बोलिए। मिनिमम। नहीं, ये पॉइंट पर कौन सा मिक्सचर बनेगा, कौन सा, ये यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अरे बोलिए ना, इसी पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। तो सर आपने तो कहा था बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, आपको और मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। हाँ, अगर टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, चलिए मैं आपको और ट्रिक्स दे देता हूँ, और से सुनिए। तो क्या हो जाएगा, बस जब वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यही जो पॉइंट है ना एकदम जो यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, समझ में आया हाँ या ना। मैंने दोनों को एक साथ ड्रॉ, वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बोलिए मैक्सिमम। ए अल्लाह, बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना, वेपर प्रेशर मोल, ये वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा ना। अल्लाह, कोई हाँ, तो भाई मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। यस सर। वेपर, तो यही पॉइंट, ये भी एजियोट्रॉपिक है। ये मैंने टेम्परेचर वर्सेस, जो आपको सिर्फ कंपटीशन में पढ़ना है, बोर्ड में लेवल में तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। उसी तरह टेम्परेचर के फॉर्म में ये पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दीजिए। यहाँ पर जो कंपोजिशन होगा ना, उसको लॉक ऑफ हीट और कूल करें, सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा। डन सर। सब लोग बना लिए थे हाँ या ना, सिप्रास, जुवेरिया, इंसिया, Yes. सब लोग। अब Yes, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। दूसरा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टॉपिक डालिए।
जस्ट उल्टा होगा कि नहीं, गवाही दीजिए आप लोग। यस सर। Yes. ये कौन शो करेगा? द मिनिमा। ये कौन शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन? नेगेटिव The डिविएशन। negative deviation. गुड। अच्छा तो देखिए, तो लिखना शुरू कीजिए, लिखिए। इट इज शोन बाय, अपने से इट इज शोन बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हाँ, या पॉजिटिव डिविएशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हेलो एवरीवन, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? सर पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। अब देखो, तुम कंफ्यूज बहुत होते हो हमेशा। पॉजिटिव डिविएशन का क्या मतलब होता है? वेपर प्रेशर हाई, बॉइलिंग पॉइंट कम। सुना? यस सर। यस सर। तो फिर सॉरी सर। मिनिमम, तो फिर अरे कंफ्यूज मत हुआ करो। यस, अब बताओ, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए, दिस मिक्सचर has lower boiling point than either your component. बताइए, लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। Done, sir. यस सर डन। Yes, sir. और से सुनिए, मैंने आपको कहा था ना, पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल को याद रखने का 4 ट्रिक्स मैंने दिया था शायद। आप सबको याद है? 4 ट्रिक्स दिया था मैंने, किसी को याद Yes, sir. है? खैर, तो पहला इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था, C2H5OH प्लस वाटर। पॉजिटिव डिविएशन के Difference in तमाम, association, हाँ, hydrogen bond. हाँ, यस यस, वेरी गुड। इसका है 353 केल्विन, इसका है 373 केल्विन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हीट। आपने सोचा इसको हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपने इंस्ट्रूमेंट में डाला, एक वक्त ऐसा आया जब 95% एथेनॉल देखिए और 5% वाटर रहेगा, तो अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। Constant boiling point. और जब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा Constant. 350, हाँ ये और यहाँ पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। तो उसी तरह दूसरा डाटा ये याद रखना है, ये सुन लो सारे लोग। पॉजिटिव डिविएशन तो बहुत सारे हैं, 2 एग्जाम्पल के डाटा याद रखो। तुम सोचोगे 90% एथेनॉल रहता तो नहीं, तो फिर सेपरेट, वहां पर एजियोट्रॉपिक नहीं होगा। धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 95% एथेनॉल और 5% वाटर, इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। तो ये डाटा याद रखिए, 2 डाटा याद रखिए, नाइट्रिक एसिड वाटर और एथेनॉल विद वाटर। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. हाँ, लिखिए सारे। Done, sir. गुड। फिर इसका ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, XA0 XA1, PA0 PB0। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं? बोलिए। यहीं पर जो कंपोजिशन होगा, कौन सा कंपोजिशन होगा? जल्दी बताइए। Azeotropic mixture. बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये हुआ ग्राफ। तो आपने कहा था सर बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए मैं आपको उसी के बेसिस पर बना देता हूँ।
मोल फ्रैक्शन। तो बताइए बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. एवरीवन, बस ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ यहीं पर कंपोजिशन फिक्स्ड हो गया, तो एज़ोबैरिक होगा। सबको समझ में आया, हाँ या ना बता दीजिए, गवाही दीजिए। हाँ सर। Yes, sir. चलिए अब आइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक अब आने जा रहा है। अब मैं आपको कहूंगा ये राउल्स सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट मैंने खत्म किया। सेकंड पार्ट में घर पर तोड़ तोड़ के पढ़िए। राउल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एजियोट्रॉपिक, सब दूसरे से रिलेटेड है। सुना? अब आइए, Yes, sir. Done. हाँ अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, जिसमें बहुत मजा आएगा आपको, इसमें अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर सीपी लिखूंगा, सारे लोग अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से समझ। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वो एग्जांपल ये है, लिखना नहीं है। मान लीजिए इसमें वाटर है, इसमें 30 ग्राम यूरिया आपने डिजोल्व किया, याद है आपको, हाँ या ना? सॉरी हमने 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया। कोई बता सकता है यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है? किसी को एतराज तो नहीं, सॉलिड है? Yes, sir. Yes, sir. आप पढ़ चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। हाँ यहाँ जल्दी बताइए। Yes. अल्लाह बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. शिप्रा नहीं बोल पा रही है, शिप्रा आप तो बोलिए। यस सर। हाँ, तो जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं, आप बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 ग्राम यूरिया के बाद हमने मान लिया x लिया। सिमिलरली वाटर है, हमने इसमें 90 ग्राम ग्लूकोज डाला। बताइए ग्लूकोज वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? Sir, non-volatile. Non-volatile. हाँ सॉलिड है। तो यहाँ भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के जो आया उसको हमने y माना। बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ए ऑप्शन दोनों का बराबर होगा कि ग्रेटर देन y होगा कि लेस देन y होगा? कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर? दोनों में नॉन वोलेटाइल है, 30 ग्राम यूरिया भी नॉन वोलेटाइल है, 90 ग्राम ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल। जल्दी बताइए सारे लोग। So B. So y का. बिकॉज So C. हाँ, बिकॉज जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, याद है ना सब? उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? Yes. Yes, Yes. sir. शिप्रा आपका आंसर भी यही है, सी, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो पहला दिन जो लेक्चर दिया था मैंने, हमने कहा था ना कि द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अमाउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Yes, sir. अमाउंट मोल. का क्या मतलब होता है, क्या बोल रहा था मैंने? मोल। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। Number of moles. Yes, sir. Moles. Moles. मोल सबको मालूम है ना शिप्रा, मैंने पहले दिन का हाँ लेक्चर। सर। तो आप मोल निकालिए, गिवन मास बाय मोलर मास, हाफ मोल। जब हाफ मोल है तो नंबर ऑफ यूरिया कितना होगा? 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। जहां मोल्स निकालिए ग्लूकोज का, गिवन मास बाय मोलर मास, इसका भी मोलर मास हाफ मोल और इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ इंटू एवोगाड्रोस नंबर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। मोल से आप देख लेंगे। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल सेम, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर्स पर डिपेंड किया। यहां दोनों का नंबर सेम है, भले नेचर अलग अलग हो।
इसीलिए इस वाले पार्ट में यही सब तो क्वेश्चन आएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही सब आएगा। सच सच बताइए बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा? ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। हम Yes, मोल्स sir. निकाले, हम मोल्स निकालेंगे। और मैं इसलिए पहला दिन का लेक्चर बताया कि द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट, यानी अमाउंट को मोल के फॉर्म में लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी को कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज जो नंबर्स पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे। तो सर कौन सी प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे हम आपको। जैसे एक प्रॉपर्टीज आ गई बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इसको कहते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताओ, फिर से बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसको कौन सा टर्म्स कहेंगे? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। The elevation in boiling point. हाँ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। है जितना सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर्स पे डिपेंड किया, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबको मेरी बातें आमना, दिव्यांश, इंसिया, जुवेरिया, साध, नासिर, सिप्रा समझ में आया? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. इसकी मिसाल आप डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में 5 लोकसभा की 543 सीट्स हैं, सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स की जरूरत होती, बताइए। तो सरकार बनाना नंबर्स पर डिपेंड किया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, अरे sir. सारे लोग मिलके बोलिए, सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. चाहे 272 बेईमान हो कि शरीफ हो, गुंडा हो, क्या सारा रिश्वतखोर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर दूसरे पार्टी के पास इससे कम सीट है, भले सारे लोग शरीफ हैं, फिर भी ये सरकार नहीं बना पाएगा। सरकार वही बनाएगा जिसके पास नंबर है, चाहे कोई भी हो। डाकू हो, चोर हो, 50% डाकू हो, 50% अच्छा हो, कुछ भी हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड किया, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे तुम कोई भी नॉन वोलेटाइल डालो, NaCl डालो, ग्लूकोज डालो, नंबर सेम, प्रॉपर्टीज सेम, नंबर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबको अच्छे से आया कि नहीं आया? यस Okay, सर। sir. Yes, sir. तो लिखिए, आप लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर्स पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यस सर, डन। एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये, अब एक लाइन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, बोलिए नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। Yes, sir. अब इसको ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सर आप मोल्स लिख रहे हैं, कभी पार्टिकल्स लिख रहे हैं। आप 11th के कंसेप्ट पढ़ाइए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स के होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, और हायर कंसेप्ट पर आइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। क्योंकि याद कीजिए मोलारिटी के भी फॉर्मूले में नोमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, बोलिए ना। यस सर। डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल, हाँ भले बुक लिखे, ये बुक यही लिखेगा, आप मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आप डिटेल में पढ़िए, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। मोलालिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये मोर कंसंट्रेशन का मतलब यही हुआ, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। डिड यू अंडरस्टैंड? बुकिश Yes, वर्ड sir. लिखेगा नंबर ऑफ मोल्स, आपको तोड़ के पढ़ना है, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो नंबर्स पर डिपेंड करे। नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देख लीजिए आप। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। Yeah, yes, sir. अब आइए सर, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है सर, ये तो बता दीजिए। तो पहला आप पढ़ चुके हैं, देखिए पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नाम सुना आपने? नाम सुना? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो रिलेटिव लोअरिंग मैं प्रूफ करके बताऊंगा, वेपर प्रेशर का कम होना नंबर्स पर डिपेंड किया। दूसरा है, सबके बारे में पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी तो मैं बता भी दिया। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पर डिपेंड किया? नंबर्स पर। तो ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना भी नंबर्स पर डिपेंड करेगा, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी नंबर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन, ये चारों क्या चीज पर डिपेंड करेगा? एक दफा और बताइए, किस पर डिपेंड करेगा? Number. नंबर ऑफ हाँ, मोल्स। क्या उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा? No, sir. नो सर। Sit down. कंडीशन फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, सारे लोग सुनिए सारे लोग। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट पर। सुनिए, सबसे पहली बात, नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए जरूरी है, पहली कंडीशन सुनिए, सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए। Non-volatile. Non-volatile. अच्छा, कोई कहेगा सर वोलेटाइल हो जाएगा। देखिए चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को देखिए, जब वोलेटाइल हो जाएगा तो वोलेटाइल आसानी से वेपर फेज में चला जाएगा, तो नंबर्स के फॉर्म में तो मिलेगा नहीं। हेलो एवरीवन, नॉन Yes, वोलेटाइल sir. वेपर फेज में नहीं जाता है। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो मैं ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। इफ सॉल्यूट इज वोलेटाइल देन इट वेपराइजेस, देन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, तो ये वेपराइज हो जाएगा, मर जाएगा ये। तो फिर नंबर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कॉलीगेटिव। सॉल्यूट इज वोलेटाइल देन इट वेपराइजेस। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. पहली कंडीशन है नंबर्स पर डिपेंड होने के लिए, पहली कंडीशन है सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. ये अब ये मिसलेनियस पॉइंट, हम लोग ऊपर सिर्फ डिफिनेशन पढ़ते हैं,
आपको लिख देगा राइट द लिमिटेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो नंबर्स पर डिपेंड करती है उसके लिए, इसलिए इस न्यूमेरिकल में सिर्फ नॉन वोलेटाइल ही की बात होगी। दूसरा बताया गया नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए, तो आप पढ़ चुके हैं बहुत दफा, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सुनिए अच्छे से, याद नहीं हेनरीज लॉ में भी कहा था मैंने सॉल्यूट बहुत ही कम है। बोलिए, गवाही दीजिए, सॉल्यूट कम था कि नहीं वहां भी? आइडियल में आइडियल भी किसके लिए वैलिड है? डाइल्यूट के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम आइडियल कहते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्यों? डाइल्यूट रहेगा तभी नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड होगा तो वहां सब एक दूसरे से कंबाइन, केमिकल नेचर पर डिपेंड होने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड होने लगेगा एक दूसरे को। जैसे आप किसी भीड़ में जाते हैं, धक्का फोर्स, अब फिर फोर्स पे होगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया, कौन सा आदमी मारा, मोटा मारा, पतला मारा, दाएं से मारा, बाएं से मारा, तो फिर वहां नंबर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए जरूरी है नॉन वोलेटाइल, अ सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूट कम होना चाहिए, कम कम कम। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तभी आप उसको काउंट कर सकते हैं। तभी उसको प्रोटीन का मास बहुत ज्यादा होता है, माइक्रोमोलेक्यूल। जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनको यही प्रोटीन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से ही नंबर से मोलर मास निकालते हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड करती है। नंबर्स पर डिपेंड होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है, solute must be non-volatile, a solution must be dilute. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज इतना Yes. ही। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। Thank you, Okay, sir. bye bye. Thank you Thank you, everyone. sir. Bye, sir. Bye, Thank you, thank sir. Bye.